जोहार, मेरा प्रणाम आप सबको। आपने मुझे इनविटेशन दिया इस कार्यक्रम में शामिल होने का, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपके नेतृत्व में झारखंड के आर्थिक परिस्थिति में बहुत सुधार आया, ये तो आंकड़े दिखाए गए थे। और अब आगे क्या रणनीति होनी चाहिए, इस पे मैं कुछ जिक्र करना चाहूंगा। अब मैं बहुत डेटा देखता हूं, सो जो भी मैं बोलूंगा विल बी वेरी डेटा ओरिएंटेड। अब मैं 3 मुद्दों पे मैं फोकस करना चाहता हूं। एक है कंजम्पशन एंड इनकम, आमदनी, दूसरा रोजगार, एम्प्लॉयमेंट, और तीसरा प्रोडक्टिविटी। जब भी हम डिस्कशन करते हैं, हम उत्पादकता के बारे में बात नहीं करते। यदि हम प्रोडक्टिविटी इंप्रूव करें, हमारा बहुत सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। और चौथा जो है, झारखंड को अपना स्टैटिस्टिकल सिस्टम स्ट्रेंथन करना है। अब झारखंड के निर्माण किए हुए 25 साल हो गया है, तो यदि हमें झारखंड 2050 के लिए प्लान करना है, उसके लिए हमें एक मजबूत स्टैटिस्टिकल सिस्टम की जरूरत है। नेक्स्ट स्लाइड। तो पहले बजट की बात करते हैं। सिंपल, ये नंबर में दिखाता हूं आपको कि झारखंड में बॉटम 50% का जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है, उनको हम कैसे बढ़ा सकते हैं। यदि हम 5 साल में एट द रेट ऑफ 10% पर एवरी एनम, यदि हम झारखंड का कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एवरी हाउस होल्ड का बढ़ा दें, तो झारखंड विल बी क्लोज टू द नेशनल एवरेज। 2022-23 और 23-24 के बीच झारखंड का कंजम्पशन 7% ग्रो किया है, तो और 3% ही चाहिए। पर लेकिन आपको आंकड़े चाहिए टू फिगर आउट वो 3% कहां से आएगा। दूसरा, लेबर मार्केट। मुख्यमंत्री जी, आपका जो प्रशासन है, पुट अ लॉट ऑफ फोकस ऑन वुमेन, ये अच्छी बात है। पर लेकिन व्हाट आर द 2 ट्रबलिंग स्टैटिस्टिक्स? 40% वुमेन एज 15 से 24 दे आर नॉट इन एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट और ट्रेनिंग। ये आंकड़े आ रहे हैं आपके पीरियोडिक लेबर फोर्स से। दूसरा बात जो है, 60% जो रूरल महिला हैं, दे आर वर्किंग एज अनपेड वर्कर इन हाउस होल्ड एंटरप्राइज। यदि आप इन दोनों सेगमेंट में यदि आप फोकस करें, सपोज आपने बेसिकली वो जो 40% जो एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट और ट्रेनिंग में नहीं है, वो आप यदि उसको 30% कर दें, तो इनकम में बढ़ोतरी होती है, कंजम्पशन में बढ़ोतरी होती है। तीसरा जो है कुकिंग फ्यूल। अभी दिस इज वन इंडिकेटर ऑन विच झारखंड लैग्स बिहाइंड। सिर्फ 18% ऑफ रूरल हाउस होल्ड यूज क्लीन फ्यूल। मैं नहीं कह रहा है कि झारखंड सरकार इसके लिए कुछ नहीं कर रही है। आप लोग कैश ट्रांसफर कर रहे हैं, पीडीएस दे रहे हैं, सब्सिडीज दे रहे हैं और क्रेडिट एक्सेस भी दे रहे हैं। अब हमको यदि इंप्रूव करना है, तो इट हैज टू बी लेड इंफ्रास्ट्रक्चर लेड इन्वेस्टमेंट। अब मेरा विचार है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन की हम तारीफ करते हैं, उसका पोटेंशियल का जिक्र करते हैं, वो लॉन्ग रन गेम है। शॉर्ट रन में आप क्या कर सकते हैं? एक मिशन अंत्योदय बोल के एक डेटा सेट है जो मिनिस्ट्री ऑफ पंचायत रूरल डेवलपमेंट के थ्रू मिलता है। उसमें एवरी पंचायत, प्रत्येक पंचायत का गैप असेसमेंट किया गया। इज इट पॉसिबल दैट इस बजट में उस गैप असेसमेंट को आप ग्राउंड ट्रूथ करें, आप उस डेटा का रिलायबिलिटी चेक करें और एक बॉटम अप प्लान करें। जब मैं इंडियन इकोनॉमी का कोर्स पढ़ाता हूं, मैं अपने स्टूडेंट्स को पूछता हूं, इज इंडिया मोर अर्बन टुडे देन इट वाज एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस? सब कहते हैं इंडिया इज मोर अर्बन। बट जब 1947 में 300 मिलियन गांव में रहते थे, आज 900 मिलियन गांव में रहते हैं। सो फॉर मी इंडिया स्टिल रूरल, अभी तक अर्बनाइजेशन हुआ नहीं है। तो हम अर्बन प्लान करते हैं, पर लेकिन झारखंड में मैं अनुरोध करूंगा कि एक बॉटम अप प्लान किया जाए, स्टार्टिंग फ्रॉम द पंचायत। दूसरा बात है, मैं एजुकेशन के बारे में बात नहीं करने वाला था, पर देयर इज अ रीजन आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट एजुकेशन। जहां मैं पढ़ाता हूं, उधर एक लड़का है जो तुलाराम भुस्का गांव से आया। वो क्लास 12 के बाद दिल्ली में पढ़ा, उसके बाद IGIDR में आया। मुख्यमंत्री जी, उसने बेसिकली आपके लिए एक 4 पेज का लिख के दिया है कि क्यों क्लास 10 स्कूल जो है उसमें 2 क्लास और बढ़ाया गया प्रोग्रेशन, उस कारण उसके गांव में क्या फर्क पड़ा। गर्ल्स आर गोइंग टू स्कूल। तो ये जो उसका जो चिट्ठी है मुख्यमंत्री जी मैं आपको दूंगा। आई विल नॉट टॉक मच अबाउट एजुकेशन। अब ऑन द इश्यू ऑफ बजट, हम पैसा खर्चा करते हैं पर लेकिन एसेट का ट्रैक नहीं करते। यदि हम एसेट का ट्रैक नहीं करें, हम कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात करते हैं, बट कैन वी स्टार्ट टैगिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर?
हम एसेट बनाते हैं, उसके बाद हम मेंटेनेंस के लिए हम पैसा प्रोविजन नहीं करते। जब मैं अपना काम किया था तमिलनाडु में, उधर भी वही प्रॉब्लम है, हम पैसा खर्चे मेंटेनेंस नहीं करते। तो बाय ज्योग्राफी स्टार्टिंग दिस बजट कैन झारखंड से कैपेक्स मैप टू एसेट क्रिएशन एंड मेंटेनेंस। तीसरा बात, क्रेडिट एंड नॉन क्रेडिट कोऑपरेटिव्स, इसमें भारत सरकार बहुत एम्फेसिस दे रहा है। सो हो सकता है इसमें अभी तीन नेशनल लेवल स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज का भारत सरकार जिक्र कर रहा है, एक्सपोर्ट्स ऑर्गेनिक प्रोड्यूस और क्वालिटी सीड्स। देखिए ऊबर तो बन गया, ऊबर चलाने के लिए ड्राइवर्स चाहिए, गाड़ी चाहिए, सो वो फीडर कहां से आएगा? वो स्टेट कोऑपरेटिव से आएगा। तो इस बजट में इज इट वर्थ लुकिंग एट क्रेडिट एंड नॉन क्रेडिट कोऑपरेटिव्स? चौथा, विच इज अ वरिंग थिंग, ये भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सर्वे से आता है कि 16% ऑफ वुमेन, ओनली 16% ऑफ वुमेन परफॉर्म ऑनलाइन बैंकिंग ट्रांजैक्शंस। तो हमें क्या सेकेंडरी स्कूल से ही हमको डिजिटल लिटरेसी सिखाना है कि नहीं सिखाना है? तो मेरा जो मुद्दा, ये मेरा स्ट्रैटेजी है, इस पे यदि आप इफ यू थिंक इसमें कुछ भी ताकत है तो इस पे आप बेसिकली बजटरी एलोकेशन कर सकते हैं। तीसरा जो है, यदि आप मेजर नहीं करेंगे तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। नेक्स्ट स्लाइड। सो एक सेंट्रल सेक्टर सब स्कीम सपोर्ट फॉर स्टैटिस्टिकल सिस्टम है, इसका स्टेट गवर्नमेंट भरपूर उपयोग नहीं कर रहे हैं। अभी जब पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे होता है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे होता है, मैं आपको सिर्फ बोल सकता हूं झारखंड में इतना एवरेज है, मैं आपको दिखाऊंगा झारखंड का एवरेज क्या है। यदि मैं पूछूं कौन से डिस्ट्रिक्ट में कितना एग्रीकल्चर में आउटपुट है, कितना माइनिंग में है, कितना मैन्युफैक्चरिंग में है, कोई नहीं बता सकता। और ये प्रॉब्लम सिर्फ झारखंड का नहीं है, प्रत्येक क्षेत्र का है, क्योंकि कोई भी स्टेट इसको ठीक से किया नहीं है। यदि हम झारखंड, हाँ 25 साल निर्माण हुआ, झारखंड बहुत दूर प्रगति किया है, पर नेक्स्ट 25 साल के लिए प्लानिंग करने के लिए हमें डिस्ट्रिक्ट लेवल और ब्लॉक लेवल एस्टिमेट चाहिए। ये सिर्फ झारखंड का प्रॉब्लम नहीं है कि डिस्ट्रिक्ट डोमेस्टिक प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं है, बाकी सब प्रांत में आप देखेंगे वो एक एस्टिमेट ऑफ डिस्ट्रिक्ट डोमेस्टिक प्रोडक्ट आपको देंगे, उसका मतलब नहीं है कि वो सही है। तो झारखंड हैज टू टेक द इनिशिएटिव एंड फिक्स दिस। तो मेरा कहना, मुख्यमंत्री जी जरा डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक स्टैटिस्टिक्स को जरा स्ट्रेंथन कीजिए। आईसीएसएस, बाय द वे झारखंड में कोई आईसीएसएसआर इंस्टीट्यूट नहीं है, कैलकाटा का आईसीएसआर इंस्टीट्यूट इज आल्सो इन चार्ज ऑफ झारखंड। तो यदि आपको रिसर्च करना है इन मुद्दों पे, स्टैटिस्टिकल कैपेसिटी, यूनिवर्सिटीज हैं, रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं, हु विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू। नेक्स्ट स्लाइड। यही एक स्लाइड है जहां मैं आपको आंकड़े दिखाने वाला हूं, क्योंकि बहुतों को आंकड़े पसंद नहीं है। ठीक है, तो जस्ट 2 मिनट लूंगा ये समझाने के लिए कि आप यदि बॉटम 10% ऑफ इंडिया देखें, पर पर्सन पर महीना कितना खर्चा करते हैं, दिस पर पर्सन पर महीना इन ऑल इंडिया वो है 1912, इन झारखंड इट्स 1422। व्हाट इज योर डिफरेंस? 30%। जो मीडियन जो है, मतलब 50% झारखंड का जो रूरल पॉपुलेशन है पर महीने कितना खर्चा करता है पर पर्सन, वो रूरल में है 2408, ऑल इंडिया है 3268। तो आपका एक 40% का डिफरेंस है। मेरा कहना है कि आपके बजट में इफ यू बेसिकली हैव अ फोकस सेइंग दैट हमको कंजम्पशन बढ़ाना है, जिसके लिए आमदनी बढ़े, जिससे कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करें, वो झारखंड और इंडिया का जो गैप है वो मुख्यमंत्री जी ब्रिज हो सकता है, ये सकारात्मक हो सकता है। और नेक्स्ट स्लाइड। ये मेरा लास्ट स्लाइड है। 1990s में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में एक बड़ा डिबेट हुआ था। द यूएस इकोनॉमी कंप्लीटली स्लोड डाउन। क्यों? प्रोडक्टिविटी ऑफ वर्कर कम हो गया था, उत्पादकता। तो तब किसी ने कहा कि उत्पादकता isn't everything, but in the long run it is everything. Unless you improve the output of every farmer, unless you improve the output of every self-employed, immediately the wages of casual labor जो उसका भी बढ़ जाएगा। तो उत्पादकता हमें मेजर करना है। यदि हम कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, कौन सा एसेट क्रिएट हो रहा है, उस पर हमको फोकस करना है। और हमें सबसे इंपॉर्टेंट मेंटेनेंस एक्सपेंडिचर में हमें फोकस करना है। तो ये है मेरे विचार। मेरा अटल विश्वास है कि 5 साल के अंदर हम कंजम्पशन और इनकम पे फोकस करें तो झारखंड कैन कैच अप विद रेस्ट ऑफ इंडिया। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ प्रोफेसर एस चंद्रशेखर।
आप प्रोफेसर इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट फॉर डेवलपमेंट रिसर्च से हमारे बीच आए थे उत्पादकता को बढ़ाना और इसके साथ ही एक्सपेंडिचर को बढ़ाना, आम लोगों के एक्सपेंडिचर को बढ़ाना जिससे कि बाजार का आकार बड़ा हो सके, मांग बढ़ सके। ये तमाम मुख्य बिंदु थे जिस पर आपने आपके विचार रखे। एक बार पुनः आपका धन्यवाद करती हूँ। और साथियों, अगर शिक्षा कैरियर ओरिएंटेड हो, शिक्षा अगर जॉब ओरिएंटेड हो, तो यकीनन जिस बेरोजगारी की समस्या का सामना हमें करना पड़ता है उसे हम बहुत हद तक दूर कर सकते हैं। लागू होनी चाहिए हायर एजुकेशन में, क्योंकि हायर एजुकेशन के तत्काल बाद जो अगला पड़ाव होता है वो कैरियर बनाने का होता है। हायर एजुकेशन में सरकार की प्राथमिकताएं क्या होनी चाहिए, बजट में हायर एजुकेशन को कहां स्थान दिया जाना चाहिए, उसके लिए फंड एलोकेशन किस तरह से होने चाहिए, इन तमाम बातों पर विचारों को रखने के लिए अब मैं सादर निवेदन करना चाहती हूं प्रोफेसर ऑफ हायर एंड प्रोफेशनल एजुकेशन NIEPA प्रोफेसर सुधांशु भूषण सर से। सब प्लीज। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आदरणीय वित्त मंत्री जी एवं वरिष्ठ पदाधिकारीगण, अगर बजट का इतिहास देखें पिछले 50-60 साल का, तो एक ही बात है और एक ही प्रिंसिपल है जो हमें बजट को गाइड करती है, और वह बाई एंड लार्ज इंक्रीमेंटल बजट है। और उसके पीछे मान्यता यह है कि हर एक साल कुछ प्रतिशत एक्सपेंडिचर बढ़ जाए, कुछ एलोकेशन बढ़ जाए, कुछ नए एरियाज में एलोकेशन बढ़ जाए, तो 15-20 साल के बाद पता चलता है कि हमारे विकास की दिशा क्या है। मेरा एक सुझाव है कि क्या यह संभव है कि इंक्रीमेंटल बजट के साथ ही हम एक डायरेक्शनल शिफ्ट हम उसी बजट में दे सकें, ताकि हमें पहले से पता हो कि हम इस डायरेक्शन में हम जा रहे हैं और हमारा बजट का जो एक्सपेंडिचर है वह क्वालिटी भी दे रहा है और एक डायरेक्शन का निर्माण कर रहा है। तो सबसे पहला प्रस्ताव मेरा यह है कि क्या हम हर एक बजट में जो इंक्रीमेंटल बजट है, कुछ एडिशनल रिसोर्स के साथ, हम एक विजन के साथ हम बजट के और एक्सपेंडिचर के और विकास की धारा को हम चेंज कर पाए एक विजन के साथ। महोदय, एक जो फंडामेंटल पॉइंट मैं कहना चाहूंगा, और आपने भी जो अभी कहा कि उच्च शिक्षा को रोजगार से जोड़ने की बहुत जरूरत है। अभी तक जो पारंपरिक उच्च शिक्षा रही है उसमें यह मान्यता रही है कि हम अच्छी शिक्षा दें, रिसर्च से संबंधित, टीचिंग से संबंधित, और उसके बाद जो हमारा ग्रेजुएट है वह ग्रेजुएट दुनिया में आए और वह किस तरह से वह खुद चयन करे कि हमें बाजार में यह एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है या वह स्वरोजगार की तरफ जाए। क्या यह संभव है? और यही मान्यता रही है यूनिवर्सिटीज की और कॉलेजेस की कि हमने भाई पढ़ाई खत्म कर दी, ग्रेजुएट आप बन गए, कन्वोकेशन हो गया, अब आपका हमसे कोई लेना देना नहीं है, आप खुद रोजगार के अवसर पैदा करें, इनकम के अवसर पैदा करें। मेरा एक प्रस्ताव है कि इसमें एक आमूलचूल परिवर्तन किया जाए कि कॉलेजेस को और यूनिवर्सिटीज को हम रोजगार से जोड़ें, यानी कि इंस्टीट्यूशंस शुड बी रेस्पॉन्सिबल कि आपने टीचिंग की, आपने ट्रेनिंग दिया, और ट्रेनिंग के साथ इंस्टीट्यूशंस इस बात की भी गारंटी करे कि आपको रोजगार की भी सुविधा हम दे रहे हैं। अगर 1000 बच्चे का कॉलेज है, अगर 100 बच्चे को हम यह सुविधा दे दें कि आपको हमने पढ़ा दिया, ट्रेनिंग दे दिया, और इसी इंस्टीट्यूशन में हमने आपको रोजगार के अवसर भी प्रदान कर दिए, और आपके क्या एवेन्यूज है रोजगार को, यह भी अगर दे दिया, तो यह एक बहुत बड़ा काम होगा। शिक्षा को डायरेक्ट रोजगार से हम जोड़ पाएंगे। सर, इसकी आवश्यकता क्यों है? इसकी आवश्यकता इसलिए है कि 50s और 60s में जो शिक्षा व्यवस्था थी उसमें बहुत कम लोग शिक्षा में आते थे, वो सशक्त थे, कल्चरल कैपिटल उनके पास था, रिसोर्सेज थे कि भाई मेरी शिक्षा हो गई कैम्ब्रिज से, झारखंड से, कहीं से भी, अब हम
कहीं भी रोजगार हम प्राप्त कर लेंगे। अभी जो फर्स्ट जनरेशन लर्नर्स आ रहे हैं उनको हैंड होल्ड करने की जरूरत है। कितनी भी अच्छी शिक्षा दे दे, उसके बाद वो उनको यह पता नहीं है कि इस शिक्षा से हम इनकम को कैसे हम जनरेट कर सके, हम किस तरह से हम रोजगार को प्राप्त कर सके। इसलिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को रोजगार तक पहुंचाने की जिम्मेदारी दी जाए। यह एक शायद बहुत बड़ा परिवर्तन कर सकती है और एक जवाबदेही भी दे सकती है। और इसके तरीके क्या होंगे इस पर मैं बाद में थोड़ी बात कहूंगा। सर, दो बातें इसके साथ में और जोड़ना चाहता हूं। सेंटर स्टेट रिलेशंस के संबंध में मैं कहना चाहूंगा कि उच्च शिक्षा एक कंकरेंट लिस्ट में है और जिसके कारण उच्च शिक्षा और शिक्षा दोनों ही, लेकिन यह देखा गया है कि स्कूली शिक्षा में बाय एंड लार्ज केंद्र पर हम निर्भर रहते हैं, नीति के संबंध में भी, गवर्नेंस के संबंध में भी। हाँ, ये बात है कि अपनी स्वायत्तता मेंटेन करते हैं। अभी SCRT की बात की गई, उसके माध्यम से हम अपने तरीके से करिकुलम को बनाते हैं, ये बात सही है। सर, उच्च शिक्षा में ये है कि यह कंकरेंट लिस्ट में है, लेकिन जो मेंटेनेंस ऑफ स्टैंडर्ड्स है अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वह यूनियन लिस्ट में है। और उसके कारण UGC जो यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन है वह बहुत सारे रेगुलेशंस बना रही है। अब भी एक रेगुलेशन आया है, ड्राफ्ट रेगुलेशन, जिसने काफी विवाद भी पैदा किया है। और मुझे पता है ये कर्नाटका सरकार ने तो उसको रिजेक्ट भी कर दिया है। उसके उच्च शिक्षा मंत्री का भी लेटर है पब्लिक में, और उन्होंने कहा कि यह मुझे मान्य नहीं है। क्यों मान्य नहीं है? क्योंकि क्वालिटी मेंटेन करने का यूनियन गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन जब क्वालिटी के नाम पर गवर्नेंस में आप इंक्रोच करने लगेंगे तो यह किसी भी राज्य सरकार को अलाउ नहीं होगा। बहुत सारे मसले हैं, से वाइस चांसलर्स के अपॉइंटमेंट में भी अगर यूनियन मिनिमम स्टैंडर्ड्स लागू करने की आड़ में अगर वह उसे संचालित करने लगे तो गवर्नेंस का सारा मुद्दा स्टेट गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है और वो रहनी चाहिए। मूलतः मैं एक बात ये कहना चाह रहा हूं सर कि जो राज्य सरकार भी नीति बनाए, क्योंकि पहले यह समझ थी कि सेंट्रल से यूनियन गवर्नमेंट पॉलिसी बना रही है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बना रही है, फंड भी कर रही है, तो वह नीति धरातल तक पहुंच पाती थी। लेकिन अभी के समय में ये हो रहा है कि नीति राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनती है। अब स्टेट गवर्नमेंट का अगर उसमें शेयर नहीं होगा तो लागू जब होती है तब धरातल पर काफी समस्या होती है। सर, दो ही एग्जाम्पल मैं देता हूं। अगर राष्ट्रीय शिक्षा नीति में यह कह दिया गया कि एफिलिएटिंग सिस्टम को आप खत्म कर दें, तो आप राज्य सरकार किस तरह से एफिलिएटिंग सिस्टम को खत्म करे, इसका कोई भी फॉर्मूला न तो सेंटर को पता है और न तो स्टेट गवर्नमेंट को पता है। 4 साल की आपका आप अंडर ग्रेजुएट करें, यह नेशनल पॉलिसी में कह दिया गया, थोप दिया गया राज्य सरकार को कि आप लागू करें। तो कैसे लागू करें? 4 साल की अगर अंडर ग्रेजुएट एजुकेशन होगा तो शिक्षकों की संख्या बढ़ेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा। अगर वह सब सपोर्ट नहीं होता है तो राज्य सरकार को बहुत कठिनाई होती है किसी भी जो ऊपर से जो पॉलिसी आती है उसको लागू करने में। देयरफॉर हमारा एक हम्बल सबमिशन है कि क्या कर्नाटका सरकार ने तो ऑलरेडी कमीशन बनाया है और लगभग मैं भी उससे जुड़ा हुआ हूं और 1 महीने के अंदर हम लोग रिपोर्ट सरकार को दे रहे हैं। क्या झारखंड सरकार अपने प्रदेश की आवश्यकताओं के हिसाब से शिक्षा में अगर बनाए, नीति बनाए, तो उसकी अपनी एक इंडिपेंडेंस रहेगी, ऑटोनॉमी होगी और उसको वह कार्यान्वयन करने के स्तर पर भी वह ज्यादा सफल होगी, सक्षम होगी। क्यों जरूरत है? जरूरत सर इसलिए है क्योंकि झारखंड और एक आध प्रदेश छोड़ के शायद झारखंड अपने आप में एक यूनिक स्टेट है। एक तरह की पॉलिसी अगर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बनाई जाती है तो उसको हर एक राज्यों में अगर इम्प्लीमेंट करते हैं तो वन साइज फिट्स ऑल अप्रोप्रिएट नहीं हो पाता है स्टेट के कंटेक्स्ट में। झारखंड सरकार, झारखंड राज्य बिल्कुल यूनिक है, उसके वहाँ के रहने वाले यूनिक है, वहाँ की जो वन संपदा है वह अलग तरह की है। तो क्या हम एक ऐसी पॉलिसी बनाएं जो बिल्कुल अप्रोप्रिएट हो, जिसको कि हम लागू कर सकें
और हम उसको क्रियान्वित भी कर सके। तो मूलतः दो बातें मैं कहना चाहूंगा कि अगर हम शिक्षा को रोजगार से जोड़ पाए और इंस्टीट्यूशंस को हम उसके लिए तैयार करें कि यह इंस्टीट्यूशन हैंड होल्ड करे हमारे स्टूडेंट्स को तब तक जब तक कि उसको रोजगार के अवसर दिखने नहीं लग जाए या रोजगार असल वह नहीं पाले। यह संभव है कि नहीं, इस पर प्रयास करना चाहिए। और दूसरी बात कि हमारी अपनी इंडिपेंडेंस होनी चाहिए शिक्षा नीति की, ताकि हम बिल्कुल वन साइडेड जो एक डायलॉग है उसको हम खत्म करके हम अपनी स्वायत्ता मेंटेन कर सके। एक लाइन और कहना चाहूंगा कि एक तरह का अगर टास्क फोर्स बनाए, पॉलिसी बनाए, तो उसमें ये बातें आनी चाहिए कि हमारे क्या स्टेटस है, यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस कहाँ तक सक्षम हो पा रहे हैं रोजगार देने में, इसका एक आकलन होना चाहिए। दूसरा उसमें यह आना चाहिए कि हम किस तरह की ट्रेनिंग पोटेंशियल्स किस किस एरिया में है, इसका आकलन कई ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट यहाँ कर सकते हैं। वो कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी को वह फीडबैक दे सकते हैं कि ये एरिया पोटेंशियल एरियाज हैं ट्रेनिंग के, और वहाँ के शिक्षकों का कैपेसिटी बिल्डिंग हो ताकि वह रोजगार से सारी शिक्षा को जोड़ पाए। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। अगर 1000 बच्चे हैं एक कॉलेज में, अगर 100 बच्चे, और उनका आउटकम का टेस्ट भी यह हो जाएगा कि अगर 100 बच्चे को अगर वह रोजगार दे पाते हैं, अगर सरकार, राज्य सरकार को एक बच्चे पर 50,000 रुपये देने भी पड़ते हैं, तो 100 बच्चों को अगर कुछ देना पड़े कॉलेज को एडिशनल फंड के रूप में, लेकिन यह कंक्रीट आउटकम मिल जाए कि इस 1000 बच्चे में से 100 बच्चे रोजगार के लिए जा रहे हैं, तो यह राज्य के लिए शायद बहुत क्रांतिकारी कदम भी होगा। थैंक यू। आपके महत्वपूर्ण सुझावों और विचारों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ प्रोफेसर सुधांशु भूषण सर। कहते हैं उन्नत कृषि समृद्ध किसान, यही है झारखंड की पहचान। खेती यहाँ के लोगों की जीवन संस्कृति है साथियों, और यहाँ का ग्रामीण विकास भी कहीं नहीं कहीं खेती और इससे जुड़े अन्य उद्योगों पर निर्भर करता है। यूं तो ये क्षेत्र हमारी सरकार की प्राथमिकताओं का क्षेत्र पहले से भी रहा है, लेकिन वर्ष 2025-26 के बजट एलोकेशन में कृषि के लिए क्या विशेष प्रावधान होने की आवश्यकता है, किस तरह से कृषि को और उन्नत बनाया जाए ताकि हमारे खेत और खलिहानों के साथ हमारे किसान मुस्कुराएं, इन्हीं तमाम बातों के इर्द गिर्द होगी चर्चा और विचार हमारे अगले वक्ता की। अब मैं आपके बीच सादर आमंत्रण देना चाहती हूँ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट में विशेषज्ञता रखने वाली निधि अग्रवाल मैम को, जो IIM उदयपुर से हमारे बीच आई हैं। मिस निधि अग्रवाल मैम। जोहार। आज मैं आपको फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक यू ऑल फॉर इनवाइटिंग मी ओवर हियर। आज जो मैं अपने सजेशंस शेयर करूंगी वो मुख्यतः बेस्ड है मेरे कुछ काम जो मैंने उड़ीसा और कर्नाटका और यूपी के संबंध में एग्रीकल्चर रिलेटेड किया है। तो क्योंकि काफ़ी हद तक उड़ीसा और झारखंड के सिमिलर इकोलॉजिकल कंडीशंस हैं, तो मुझे लगता है कि उस संबंध में वो सजेशंस थोड़े कुछ यूजफुल हो सकते हैं। तो विद दैट आई वुड लाइक टू स्टार्ट। मेरे प्राइमरीली मेरे 3 सजेशंस है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। So first is to focus on strengthening rural infrastructure. The second one is to focus on strengthening active and well-performing FPOs. And the third one is to focus on creating commodity clusters that can create inclusive, competitive and resilient agri-value chains. और इसी संबंध में डॉक्टर दयाल ने पहले बोला था कि पिछली बार जब कुछ डिस्कशंस हुआ था तो शायद कमोडिटी क्लस्टर्स पे तब भी बात हुई थी, तो मैंने ये अंत में ही रखा है। अगर समय होगा तो हम बात करेंगे, नहीं तो आई विल क्विकली पास थ्रू दैट। सो नेक्स्ट स्लाइड प्लीज।
सबसे इम्पोर्टेंट जो हमें समझ आता है एग्रीकल्चर के संबंध में है वो है टू फोकस ऑन फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। वाई? क्योंकि इनकम जनरेशन एग्रीकल्चर में क्लोजली रिलेटेड होता है कितना कैपिटल फॉर्मेशन हो रहा है। कैपिटल फॉर्मेशन कैसे होता है? या तो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट होता है या पब्लिक इन्वेस्टमेंट होता है। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट मोस्ट ऑफ द स्टेट्स हमारे देश में काफी कम ही है एंड दैट इज ऑल्सो द स्टेटस ऑफ झारखंड। तो उस केस में अगर आपके पास प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन in critical infrastructure such as agricultural markets, such as storage for and such as logistics, अगर वो नहीं है तो it is important for the state to double up investment in this critical infrastructure. So that is what I would first like to recommend. तो ये मैं इसलिए भी बोल रही हूँ क्योंकि बहुत अच्छे प्रोग्राम्स, बहुत अच्छे इंटरवेंशंस एग्रीकल्चर के संबंध में पिछले कुछ सालों में झारखंड में भी हुए हैं और दूसरे राज्यों में भी हो रहे हैं। लेकिन कहाँ वही सारे इंटरवेंशन सीमित रह जाते हैं, वो ये इसलिए रह जाते हैं क्योंकि इन सब इंफ्रास्ट्रक्चर में कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट होता नहीं है। तो most of the programs, intervention schemes that we have seen achieve limited success because there is no ag market infrastructure which can be utilized for price discovery mechanism, or there is limited agri market infrastructure for such purposes. Storage is almost next to nil for small and marginal farmers, जो झारखंड में भी 85% से ज्यादा प्रतिशत में है। And lastly logistics. So let me just describe these in detail. पहला मैं एग्री मार्केट स्ट्रेंथनिंग पे बात करूंगी। हम सबको पता है कि छोटा किसान हमेशा मोस्टली फार्म गेट पर ही अपना प्रोड्यूस सेल करता है, और वो क्यों नहीं मंडीज में करता है? क्योंकि वो जनरली काफी दूर रहती है, तो उसके लिए ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट काफी बढ़ जाता है। तो व्हाट हैपेंस इज दैट टिपिकली छोटा किसान एक लोकल ट्रेडर को बेचता है और उससे उसकी जो आय होती है वो, क्योंकि कम प्राइस पे उसको अपना प्रोड्यूस बेचना होता है, तो इतनी ज्यादा हाई नहीं होती है। सो वन ऑफ द थिंग्स दैट द गवर्नमेंट कैन अंडरटेक विच इट हैज डन इन द पास्ट इज ऑल्सो टू एक्सपैंड ऑन विलेज हार्ट्स, सो दैट इन दीज विलेज हार्ट्स फार्मर्स कैन डायरेक्टली सेल। क्योंकि गवर्नमेंट ने ऑलरेडी एपीएमसी मार्केट में बहुत रिफॉर्म, एपीएमसी एक्ट में सारे रिफॉर्म्स करके अर्लियर व्हाट वाज प्रोहिबिटेड इज नो लॉन्गर प्रोहिबिटेड। तो अब अगर नंबर ऑफ विलेज हार्ट्स बढ़ाया जाए तो उससे किसान डायरेक्टली अपना जो प्रोड्यूस है वो ज्यादा प्राइस पर बेच सकता है। और ये एक्सपीरियंस हमने दूसरे स्टेट्स में जैसे कि जैसे कि तेलंगाना, महाराष्ट्र में भी देखा है। आरबीआई का रिसर्च ने बताया है कि इन सब स्टेट्स में जब फार्मर्स डायरेक्टली कंज्यूमर को बेच रहे हैं तो फार्मर को भी ज्यादा पैसा मिलता है और कंज्यूमर्स को भी कम में खरीदना पड़ता है। तो विन विन सिचुएशन है। तो मेरा फर्स्ट रिकमेंडेशन यही है कि ज्यादा ऐसी मार्केट्स क्रिएट करी जाए और इसके लिए एक बजट एलोकेशन किया जाए। दूसरा चीज है मॉडर्नाइजेशन ऑफ मंडीज। वहां पर कुछ भी हो, चाहे छोटा किसान ना बेचे, लेकिन मंडीज में ही प्राइस समझ आता है कि एक किसी भी चीज का जो प्राइस डिस्कवरी मैकेनिज्म होता है वो हमारी एपीएमसी मंडी से ही होता है। तो इट इज और हमने और राज्यों में भी देखा कि जहां पे भी मंडीज नहीं होती है वहां पर किसी भी एफपीओ, किसी भी ट्रेडर के लिए ये बहुत, या किसी भी फार्मर के लिए बहुत मुश्किल होता है डिटरमिन करना कि व्हाट शुड बी द प्राइस एट विच दैट शुड सेल और परचेज। तो मंडी का इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे को स्ट्रेंथन करना ही चाहिए। उसमें हमारे को उसमें हमारे को सॉर्टिंग, ग्रेडिंग फैसिलिटीज प्रोवाइड करनी चाहिए। सो दैट इज अबाउट एग मार्केट्स। द नेक्स्ट थिंग इज अबाउट स्टोरेज। हमने काफी सारे किसानों से बात करी दूसरे राज्यों में, और सब किसान चाहते हैं कि वो अपना प्रोड्यूस स्टोर करे, लेकिन ऑब्वियसली जितने भी स्टोरेज स्ट्रक्चर्स होते हैं वो जनरली बड़े शहरों में रहते हैं, तो उनके लिए गांव से, अपने खेत से जाना, उसमें शहर में जाना बहुत एक्सपेंसिव होता है। तो टिपिकली ऑल फार्मर्स end up storing their produce in their homes, और इस वजह से they have significant losses and they do not get returns to storage and they end up selling their produce at lower prices. So one of the models that the government can undertake is micro warehousing network, जो बिहार में एक एक्टेक फर्म है एर्गो करके, वो विलेज के 3 से 5 किलोमीटर के रेडियस में बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे वेयर हाउसेज बना देते हैं और फार्मर्स एक ऐप के जरिए अपना
प्रोड्यूस वहां पर अप्लाई कर सकते हैं एंड दे विल कम एंड कलेक्ट योर प्रोड्यूस. सो सम सच मॉडल्स कैन बी ट्राइड even in Jharkhand, which will help reduce post-harvest losses as well as increase price for the farmer. Another thing is investment in public investment in WDRA accredited storage structure. Why WDRA accredited? क्योंकि ये scientific standard से बनता है और safe रहता है, तो इसमें आपका produce का quality घटता नहीं है. So it is, if you look at the number of warehouses in the state, it is hardly 6% of, it can hold only 6% of total production that is done in terms of dry commodities. So it is of extreme importance in my understanding to increase public investments even in WDRA accredited warehouses. इसका एक और benefit ये है कि अगर आप WDRA accredited warehouses में store करोगे और even for micro warehousing network में अगर आप ये warehouses accredited होंगे तो इससे आप finance भी ले सकते हो.